हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है। हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है। असली ज्ञान वही होता है। असली ज्ञान वही होता है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान होता है। असली ज्ञान वही होता है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान होता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के 27वें एपिसोड के भाग 2 में एक प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़, ड्राइंग बोर्ड, प्रिज्म जो त्रिभुजाकार 5 फलक वाला कांच का ब्लॉक होता है वही प्रिज्म कहलाता है। उसको लेंगे तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन लेंगे। कागज़ को ड्राइंग बोर्ड में लगाकर प्रिज्म को चित्र के अनुसार रखते हैं। प्रिज्म के फलक ए बी की ओर पिन पी क्यू लगाकर दूसरे फलक की ओर से हम पिन को देखते हैं। दूसरे फलक की ओर पी क्यू के प्रतिबिंब के सीध में पिन आर तथा यस लगाते हैं। ध्यान रहे कि जो आर यस बिंदु है वह बिल्कुल ए और सी फलक की ओर है। चित्रानुसार हम पी क्यू ई एफ आर एस की तरह लाइन खींच देते हैं। क्या होता है, आपतित किरण पी क्यू वायु माध्यम से प्रिज्म के कांच माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर सीधे ई और एफ दिशा में जाती है। प्रिज्म से निकलते समय प्रकाश किरण ई बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर दिशा में विचलित होकर एफ आर एस दिशा में जाती है। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के कारण होता है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, पी क्यू आपतित किरण और ई एफ प्रिज्म के अंदर जो विक्षेपित किरण है, उसके बाद ई एफ आर एस यह निर्गत किरण है। अर्थात पी क्यू आपतित किरण तथा ई एफ अपवर्तित किरण और आर एस हमारा निर्गत किरण है। इस प्रकार हम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण अच्छे ढंग से खींच लेते हैं। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण तथा आर एस निर्गत किरण है। बिंदु क्यू पर एक अभिलंब तथा बिंदु आर पर एक अभिलंब है। आपतित किरण के सीध में यदि हम एक रेखा खंड खींचें तो उसके बीच का जो कोण होगा और निर्गत किरण की रेखा को पीछे की तरफ मिलाएं तो जो डी होगा वह एक प्रकार का विक्षेपण कोण होता है। अब हम कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एक क्रियाकलाप या प्रयोग करते हैं। कार्डबोर्ड की एक मोटी शीट लेकर उसके मध्य एक छोटा छिद्र या झिर्री बनाते हैं। सफ़ेद प्रकाश किरणपुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र या झिर्री पर सूर्य के प्रकाश की किरणों को हम गिरने देते हैं। अब झिर्री से आने वाले श्वेत प्रकाश की किरणपुंज कांच के प्रिज्म के फलक पर गिरने देते हैं
प्रिज्म को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे घुमाते हैं जब तक इसे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे या दीवार पर दिखाई न देने लगे। पर्दे पर प्रकाश का हम अवलोकन करते हैं। आपको पर्दे पर 7 रंग का एक सुंदर समूह दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है अर्थात बट जाता है। इन 7 रंगों का क्रम बैगनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा लाल, रेड है। ये 7 कलर, 7 रंग, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं या बैनियाह पिनाला के भी नाम से हम जानते हैं। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। पर्दे से प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं, जिसे वर्णक्रम को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आपने आकाश में इंद्रधनुष बनते अवश्य देखा होगा। यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यह 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी है। इन सभी प्रयोग या क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग विद्यमान हैं। अब हम एक अन्य प्रयोग करते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक वृत्ताकार कार्डबोर्ड की चकत्ती लेते हैं। इस चकत्ती को 7 खंड में बांट लेते हैं और सभी को अलग अलग रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी रंग से रंग देते हैं। चकत्ती के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाते हैं और इस चकत्ती को किसी लकड़ी की नोक पर या पेंसिल की नोक पर इस तरह लगाते हैं कि चकत्ती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। अब चकत्ती को घुमाते हैं तो क्या देखते हैं कि 7 रंग गायब हो जाते हैं। जब चकत्ती तेज़ी से घूमती है तो सभी रंग आपस में मिल जाते हैं और चकत्ती सफ़ेद रंग की प्रतीत होती है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बनता है। अब हम लेंस के बारे में बात करेंगे। हमने देखा है कि घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करते हैं। यह युक्ति लेंस है। लेंस का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर आदि प्रकाश यंत्रों के निर्माण में भी किया जाता है। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र तथा एक पृष्ठ वक्र अथवा दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं या एक पृष्ठ वक्र और दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। सामान्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा अर्थात ऊपर उठा हुआ होता है तथा किनारे पर पतला होता है उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इस प्रकार उत्तल लेंस और अवतल लेंस मुख्य रूप से लेंस के 2 भाग होते हैं। वैसे लेंस के अन्य भी कई भाग हैं, जैसे समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, लेकिन ये सभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार ही हैं। इस प्रकार लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। अब हम ध्यान से देखें तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करेंगे, जैसे वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
लेंस में 2 वक्रता केंद्र तथा 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C1 C2 से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह लेंस की मुख्य अक्ष होती है। प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। अब हम मुख्य फोकस के बारे में बात करते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस में सभी प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिल रही हैं, वही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यही प्रक्रिया अवतल लेंस में भी होती है। मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि यही अवतल लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस अर्थात डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस भी हम कहते हैं। अब हम आगे इस बात का अध्ययन करेंगे कि लेंसों का किस प्रकार लेंसों से प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य रूप से अभी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस लेते हैं और उसे एक स्टैंड पर लगाकर मेज पर रख देते हैं। गत्ते की किसी सीट पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाते हैं या पर्दा रखते हैं। हम लेज़र लाइट लेते हैं और दूसरे तरफ मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती हम रखते हैं। इसके कई स्टेप हैं, कई परिस्थितियां हैं कि यदि प्रकाश की किरण अनंत दूरी से आ रही हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह मुख्य रूप से मुख्य फोकस पर बनता है। जबकि यदि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच यदि कोई प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य रूप से उल्टा और वास्तविक अर्थात पर्दे पर लिया जा सकता है और छोटा बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। उसके बाद तीसरी स्थिति यह आती है कि यदि वक्रता केंद्र अर्थात 2F पर कोई प्रतिबिंब है तो ठीक उसी के बराबर प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे तरफ उतनी ही दूरी पर बनता है और उल्टा, बराबर तथा वास्तविक बनता है। जबकि वही यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ हम वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच बनता है, जो कि बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तीसरी कंडीशन यह है कि जब कोई भी वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उत्तल लेंस का उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। जबकि चौथी कंडीशन यह है कि जब लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, सीधा बनता है और जस्ट उससे सीधा और बड़ा बनता है, जिसे आभासी होता है और उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इस प्रकार उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब जो भी है इसके बारे में बताया गया है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम एक प्रयोग करते हैं कि उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल लेंस को पुनः रख कर दोहराते हैं। क्या देखते हैं कि परिणाम प्राप्त जब हम करते हैं तो देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनती है, उत्तल लेंस से अधिकांश जो प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक होती है, जबकि अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बनता है।
यह एक आम धारणा है। तो अब हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन सब लेंसों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। 27वें एपिसोड में उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।